डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं सतीश कुमार पांडे आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के अंतर्गत एमए प्रथम वर्ष, जिसका कोड है MHD2, प्रश्न पत्र संख्या 1, आधुनिक हिंदी कविता, जिसका नाम है खंड 1, जिसे हम नवजागरण काल से पुकारते हैं, इकाई संख्या 2, मैथिली शरण गुप्त का काव्य। आज इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हमें सबसे पहले इसे समझना जरूरी है। मित्रों, मैथिली शरण गुप्त के विषय में हम शुरू की कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन उसका बृहत रूप हम आगे उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले उद्देश्य के अंतर्गत हम देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त के काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, वह कैसे हिंदी की कविताओं को प्रभावित करती हैं, इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा उद्देश्य हमारा ये है, या यूँ हम कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त का राष्ट्रीय नवजागरण में क्या योगदान है। चूँकि यह जो खंड है वह नवजागरण काव्य के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके पीछे भी हम यह दृष्टि डालेंगे कि मैथिली शरण गुप्त का राष्ट्रीय नवजागरण में क्या योगदान है, इसका रेखांकन हम आप लोगों के सामने करेंगे। तीसरा उद्देश्य के अंतर्गत हम यह देख सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में नारी भावना का स्वरूप क्या है, इसे हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त के विषय में कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। जो उनकी कविताओं के विषय में कुछ तथ्य हैं, वह मैं आप लोगों के सामने PPT प्रेजेंटेशन के द्वारा सामने में रखने की कोशिश किया हूं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवियों में से एक महत्वपूर्ण कवि हैं। मित्रों, इससे पहले जो हम अध्ययन किए थे वह भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता था। अभी भी उसी का यह रूप जो है, आगे इसका हम अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युग में जो विशेषताओं को हम रेखांकित किए थे, वह उससे थोड़ी सी अलग विशेषता द्विवेदी युग में हमें देखने को मिलती है। मित्रों, द्विवेदी युग का जो समय है वह 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक का जो समय काल है वह द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। उसमें भी मैथिली शरण गुप्त के विषय में मुझे अध्ययन करना है। तो मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म काल है वह 1886 ईस्वी में है और मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली हिंदी की जो उनकी जो रचनाएं थी, वह सरस्वती पत्रिका, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी, हाँ, ये यहाँ एक बात और स्पष्ट करना जरूरी है कि जो द्विवेदी युग है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इस युग का नामकरण हुआ है। तो सरस्वती पत्रिका, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी ही निकालते थे। उसमें खड़ी बोली हिंदी की जो भी रचनाएं थी, उस द्विवेदी युग के जो समय, तत्कालीन समय में, वो सरस्वती पत्रिका में छपती थी। उसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त की जो भी खड़ी बोली की रचनाएं हैं वह 1906 ईस्वी से ही छपने लगी थी सरस्वती पत्रिका में। मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय भावना का पुट जो है काफ़ी पर्याप्त मात्रा में दिखाई देता है। भारतेंदु युग
में भी राष्ट्रीयता की भावना थी, राजभक्ति राष्ट्रभक्ति दोनों साथ साथ चलती थी, लेकिन उससे कुछ मुखर रूप, उसका कुछ बृहद और मुखर रूप हम कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में देखने को मिलती है। मैथिली शरण गुप्त, आप लोग जानते होंगे कि मैथिली शरण गुप्त की जो महत्वपूर्ण रचना जिससे उनकी ख्याति प्राप्त, लोकप्रियता बढ़ी, वह भारत भारती उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। हम जब भी जिक्र करते हैं मैथिली शरण गुप्त की, तो भारत भारती उनकी जो रचना है उसकी अनायास ही जिक्र हो जाती है। लोगों के सामने हमेशा भारत भारती ऐसा लगता है कि वह उन लोगों की जुबान पर है। इसका पीछे कारण है कि भारत भारती में जो देश का अतीत और वर्तमान का चित्र जो खींचा गया था, वह भारत के भविष्य की एक सुखद कामना का उसमें काफ़ी सारगर्भित रूप, काफ़ी वर्णन उसमें मिलता है। और भारत भारती के कारण ही उनकी जो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जब लिखे, तो उसी दौरान इनको राष्ट्र कवि का भी दर्जा मिलता है। भारत भारती में देश की, समाज की उस कई समस्याओं का जिक्र उसमें, चूँकि देश उस समय गुलामी की अवस्था में था, तो जो भी देश की आवाज़, लोगों की आवाज़ जो पहुंचाने की कोशिश मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविताओं के माध्यम से की, उसमें भारत भारती का भी महत्वपूर्ण योगदान है। भारत भारती में उन सभी समस्याओं का जिक्र है, जो तत्कालीन समस्याओं का जिक्र है, उन भारत भारती को पढ़कर आज हम तत्कालीन समय की जो व्यवस्था थी उसका हम आकलन कर सकते हैं, खूब बखूबी ढंग से उसे हम देख सकते हैं। मित्रों, कविता से जन जागरण का काम यदि किसी ने सबसे अधिक सफलतापूर्वक किया है तो वह राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ही थे। भारत भारती में जो भी कविताएं थी उसकी लोकप्रियता के पीछे यह एक बहुत बड़ा ही कारण है कि भारत भारती में जो भी कविताएं, जो भी पंक्तियां हमें देखने को मिलती है, वह जन साधारण से ऐसा महसूस होता है कि वह जन साधारण से साक्षात्कार करती हुई नजर आती है। समस्या हो, समाधान हो, उसकी किसी को बात की पहुंचाना हो, राष्ट्रीयता की भावना हो, राजभक्ति की भावना हो, उसमें आधुनिकता बोध हो, आगे जिसका हम जिक्र करेंगे, सभी की सभी जो इस तरह की बातें हैं वह भारत भारती जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है उसमें पर्याप्त मात्रा में हमें देखने को मिलती है। आधुनिक, अगला अगर हम मैथिली शरण गुप्त की कविताओं को लेकर अगर हम जिक्र करें तो आधुनिक हिंदी काव्य में जो वैष्णव उदारता के वे प्रतिनिधि कवि नजर आते हैं। उनकी कविताओं में हम देखते हैं कि धार्मिक मतों एवं विश्वासों का सहारा उनकी काव्य में, काव्य भावना में हो गया था। वो, या यूं कहें, इस अर्थ में हम अगर सहज भाषा में कहें तो वह भारत भारती में या उनकी सभी की सभी कविताओं में लगभग धार्मिक मतों से एवं विश्वासों से ऊपर उठकर सभी बातों का जिक्र मैथिली शरण गुप्त करते हैं। अगर इसका हम सबसे बड़ा उदाहरण यह देखें कि सबसे अधिक जो प्रबंध रचना, प्रबंध काव्य की जो उस समय जो रचना की गई, उसमें मैथिली शरण गुप्त ने सबसे अधिक प्रबंध काव्य रचे। कुछ प्रबंध काव्यों का मैंने जिक्र यहाँ पर आप लोगों के सामने करने की कोशिश की है। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है उसके विषय में मैं आप लोगों के सामने कि यह जो काव्य संग्रह है किस लिए इतना फेमस है, इतनी प्रसिद्धि का कारण क्या है, कि उनकी मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं, जो द्विवेदी युग की रचनाएं हैं, वह आज भी प्रसिद्ध हैं, आज भी उसी तरह
हर एक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में उनको काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। द्विवेदी युग यूँ कहें कि भारतेंदु युग की अगर बुनियाद रखी गई थी, आधुनिक कविता की जो बुनियाद है भारतेंदु युग ने रखी थी, तो उससे द्विवेदी युग भी कम महत्वपूर्ण, उसका भी योगदान, इस युग का भी योगदान महत्वपूर्ण कम नहीं था। कुछ जो भी रचनाएं हैं, जो प्रबंध काव्य हैं, साकेत, मैथिली शरण गुप्त की साकेत काफ़ी चर्चित कृति है। साकेत जो है यह विशद प्रबंध काव्य है। इसमें जो है लक्ष्मण की पत्नी जो उर्मिला को नायिका बनाकर राम कथा कही गई है। साकेत कई सर्गों में लिखा गया है। आप उसका जिक्र कभी आगे की कक्षाओं में कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं करूँगा। यशोधरा, मैथिली शरण गुप्त की अगली प्रबंध काव्य रचना है यशोधरा। यशोधरा बहुत ही प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण रचना है। आप लोग इसकी कुछ पंक्तियां हैं, आगे मैं जब उदाहरण दूंगा तो यशोधरा साकेत की भी पंक्तियों का मैं जिक्र करूंगा। उसके माध्यम से मैं आगे की सभी जो भी विशेषताएं हैं इन कविताओं की पंक्तियां जो है इसी के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगली जो रचना है विकट भट्ट, इसमें जोधपुर के एक राजपूताना जो सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा, जिसमें वचन निभाने का वर्णन है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है यह। अगली जो रचना है रंग में भंग। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। इसमें एक राजपूती आन की कथा का वर्णन है। किसान भी एक इनकी कृति है। किसान में सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की कथा है। मित्रों, इन सब मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषता बताने से पहले मैं मैथिली शरण गुप्त की कुछ आप लोगों के सामने इसलिए कर रहा हूँ यह जिक्र कि आप मैथिली शरण गुप्त की कविताओं को समझें कि आखिर यह कविताएं आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है। 1920 में 20 का वो दौर था, लेकिन आज जब हम 2020 में हैं तो इतनी प्रसिद्धि का कारण क्या है कि हम भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, उसमें भी मैथिली शरण गुप्त को बिना छुए हम आगे की कविताओं का जिक्र नहीं कर सकते हैं। मैं मुख्य शीर्षक पर मैं आता हूँ। जो मुझे आज जिक्र करना है कि मैथिली शरण गुप्त के काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है। सबसे पहली विशेषता मुझे यह नज़र आती है, इस विशेषता को मैं 2 खानों में बांटने की कोशिश मैं किया हूँ। पहली विशेषता है भावगत विशेषता, दूसरी है शिल्पगत विशेषता। तो सबसे पहले हम मैथिली शरण गुप्त की कविताओं की भावगत विशेषता के विषय में जिक्र करूंगा कि आखिर भावगत विशेषता के अंतर्गत वे कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं, कौन कौन सी जो प्रमुख मुद्दे हैं वो मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में नज़र आते हैं। सबसे पहली विशेषता है समाज के नए प्रतिमानों की स्थापना। मित्रों, यह जो श्रेणी है, यह जो मुद्दे हैं, समाज के नए प्रतिमानों की स्थापना हमें भारतेंदु युग से ही थोड़ी थोड़ी देखने को नज़र आ रहा था। द्विवेदी युग विवेकशील चिंतन का युग है। अपनी संस्कृति को परखने की कोशिश इसमें बखूबी तरीके से नज़र आती है। यह युग संस्कृति में यूँ कहें कि संस्कृति में समयानुसार बदलने को या बदलाव को स्वीकार करने का युग था, जिसमें मैथिली शरण गुप्त ने भी अपनी कविताओं में भारतीय संस्कृति को या भारतीय जो समाज का जो देश का जो विवेकशील चिंतन है उसको, उसके बदलाव की स्वीकार करने की कोशिश
उन्होंने अपनी कविताओं में की है। एक कविता उनकी है, भारत भारती की ही बहुत ही प्रमुख पंक्ति है, प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है, जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। मित्रों, जो एक बदलाव की जो भावना थी, चूँकि हमारा जो समाज था, तत्कालीन समाज था, जो भारतेंदु युग का जो समाज था, या भारतेंदु युग से पहले जो हम रीतिकाल, मध्यकाल, जो रीतिकाल में जहाँ एक तरफ दरबारीपन, बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहने की कोशिश, एक सौंदर्य को हमेशा विषय वस्तु का एक आधार बुनियाद मानना, ये सब चीज़ें, हर तरह के बदलाव की कल्पना मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविताओं में की है, जिसका उदाहरण आपको मैं भारत भारती की जो उनकी रचना है उसकी पंक्ति से मैं आप लोगों के सामने मैं रखा हूँ। दूसरी जो विशेषता है, साहित्य के उद्देश्य पर बल। मैथिली शरण गुप्त ने साहित्य को समाज के सामने रखने की कोशिश की। आखिर उन्होंने प्रश्न किया कि आखिर साहित्य हमारा कैसा हो। साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं होना चाहिए, जो कि रीतिकाल, मध्यकाल में हम इसका जो एक पुट है, एक संसार है पूरा, इसका हम देखते हैं कि रीतिकाल का जो पूरा का पूरा साहित्य है, उसका कोई सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पे अगर हम देखें तो उसका कोई मुख्य मुद्दा नहीं है, वह प्रासंगिक उस मुद्दे पर नहीं है। लेकिन फिर भी मैथिली शरण गुप्त ने साहस करते हुए कहा कि साहित्य जो है वह समाज के प्रश्नों को उठाए, समाज को निरंतर हमेशा सतत गतिशील अवस्था में बनाए रखने की जो भी कोशिश है वह साहित्य की जिम्मेदारी है। इसके विषय में जब साहित्य के बदलाव की बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त ने, तो एक पंक्ति उनकी है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। रीतिकाल की तरफ इशारा करते हुए जो पहली पंक्ति है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, कवि का जो धर्म है केवल मनोरंजन ही नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम रीतिकाल में, मध्यकाल में राजाओं को खुश करने के लिए, दरबारीपन की सौंदर्य बोध के लिए, जो राजा दरबार में रहते थे उनके गुणगान के लिए जो भी रचनाएं रची जाती थी, वैसी रचनाओं की कोई समाज में ज़रूरत नहीं है। समाज में वही रचनाएं प्रासंगिक हो सकती हैं जिसमें उचित उपदेश, लोगों को उपदेश दिया गया हो, उसका एक मर्म हो। वैसी रचनाएं ही साहित्य के लिए उपयोगी हैं। अगली अगर हम विशेषता की बात करें, भावगत विशेषता का अगर हम जिक्र करें, मैथिली शरण गुप्त की कविताओं की अगर भावगत विशेषता का जिक्र करें तो सबसे पहले राष्ट्रीयता की जो नवीन धारणा है हम लोगों को मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में सबसे पहले देखने को मिलती है। भारतेंदु युग में भी राष्ट्रीयता की भावना थी, लेकिन राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति दोनों साथ साथ चलती थी। यहाँ हमें राष्ट्रीयता के एक नवीन बोध मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में देखने को मिलता है। भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता का जो स्वरूप तय नहीं था कि आखिर राष्ट्रीयता का मानक, उसका स्वरूप क्या है। चूँकि राष्ट्रीयता की जो सांस्कृतिक व्याख्या जो द्विवेदी युग में उसकी एक जो श्रृंखला ही चली कि राष्ट्रीयता की सांस्कृतिक व्याख्या की मतलब कैसे हो। भारत भारती में अगर हम भारत भारती ही एक उनकी एक कृति को अगर उठाएं और उसको देखें तो यह सबसे प्रामाणिक दस्तावेज नज़र आती है। भारत भारती में राष्ट्रीयता को लेकर, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता को लेकर एक अलग तरह की व्याख्या हुई है। अलग तरह, यूँ अर्थों में कहें कि सकारात्मक अर्थों में
देश के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए भारत भारती में हमें इसका जिक्र मिलता है। अतः इसको हम बेझिझक रूप में कह सकते हैं कि भारत भारती जो है, राष्ट्रीयता की जो नवीन जो धारणा है, उसकी अगर प्रामाणिक दस्तावेज का अगर हम जिक्र करें तो उसमें भारत भारती प्रमुखतया से सर्वप्रथम स्थान पर रहेगी। भारत भारती में मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं, डरना होगा प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। यहाँ हम देखते हैं कि अपने देशभक्तों, भारत की जो देशभक्ति जो विचारधारा है, वह मरने के लिए और पीछे हटने के लिए भारतेंदु मैथिली शरण गुप्त अपनी कविताओं में इसका नहीं करते हैं कि हमें अपनी देश के लिए, अपनी समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए न्यौछावर होने में हमें डरना चाहिए। नहीं, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर कर, हमें प्राणों का बलिदान हंसते हंसते देश और समाज के उत्थान के लिए कर देना होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता की जो नवीन जो धारणा है वह भारतेंदु युग में बखूबी तरीके से मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में हमें देखने को बखूबी तरह से नजर आता है। अगली जो विशेषता है आधुनिकता बोध, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है मैथिली शरण गुप्त की कविताओं की। जो आधुनिकता बोध, अगर हम, चूंकि भारतेंदु युग में ही जो एक विचार, नवजागरण का जो विचार आया था, वह आधुनिकता बोध को ही लेकर आया था। आधुनिकता बोध नवजागरण की ही देन है। चूंकि नवजागरण में नए नए बदलाव हुए, वो स्त्री के स्तर पे हो, समाज के स्तर पे हो, धर्म के स्तर पे हो, संस्कृति के स्तर पे हो, कुरीतियों के स्तर पे हो, एक अलग तरह के विचार देखने को मिले। और उसकी जो अधिक मात्रा है, अधिकता का पुट है, वह द्विवेदी युग में और ख़ास करके मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में हमें इसका विपुल भंडार मिलता है कि आधुनिकता का बोध मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में किस तरह आता है। और यह आधुनिकता बोध आज हम 21वीं सदी में है, 21वीं सदी में भी प्रासंगिक नजर आता है। अगर हम इस बात को कहें कि पहली बार ईश्वर को मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, तो यह कोई गुरेज नहीं है। हम मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में इसकी जो व्याख्या है हम देख सकते हैं। पहली बार, बहुत बड़ी बात होती है, पहली बार ईश्वर को मानव के रूप में स्थापित किया गया कि ईश्वर जो है मानव का ही एक, मानव जो है, यूं कहें कि मानव जो है ईश्वर का ही एक रूप है। कवि अपनी संस्कृति का गहन मंथन करते हैं। जो भारतेंदु युग के पीछे के जो कवि थे, जो रीतिकालीन बोध के कवि थे, वह जो है अपनी संस्कृति का गहन मंथन वगैरह उन लोगों से कुछ नहीं लेना देना था। केवल दरबारीपन और केवल अपने जो राजाओं को खुश करने के लिए इसी तरह का वो केवल अपनी कविताएं रचते थे, जिससे कि राजा खुश हो, प्रजा खुश हो, सौंदर्य बोध को बढ़ावा देते थे। लेकिन जो द्विवेदी युग है, मैथिली शरण गुप्त ने संस्कृति का गहन मंथन कि आखिर संस्कृति में जो हमें आधुनिकता बोध का जो चलन हो, जो कैसे आए। कवि आधुनिक हैं, इसलिए यह लोग की चिंता करते हैं। मैथिली शरण गुप्त भी उससे अछूते नहीं हैं। द्विवेदी युग के सारे जो कवि हैं वह आधुनिकता बोध को लेकर काफी सचेत नजर आते हैं। मैथिली शरण गुप्त साकेत महाकाव्य में कहते हैं कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, मैं भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। देखिए यहाँ पर जो पहली बार जो मैं बोला कि ईश्वर को मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, तो मैथिली शरण गुप्त जोर देकर कहते हैं कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, मुझे
स्वर्ग का मैं यहाँ पर बड़ाई करने, मैं वहाँ का गुणगान करने मैं नहीं आया हूँ। इस जो पृथ्वी है, हमारी जो धरा है, मैं इसी को स्वर्ग बनाने के लिए आया हूँ। यही मेरा संदेश है। मित्रों, अभी तक हम भावगत विशेषता से रूबरू हो रहे थे, लेकिन अभी जो है हम शिल्पगत विशेषता का जिक्र करेंगे। मैथिली शरणगुप्त, मैं शुरू में ही इस बात का जिक्र किया था कि मैथिली शरणगुप्त की कविताओं की अगर विशेषताओं का अगर हम जिक्र करें तो दो विशेषताएं नज़र आती है, एक भावगत विशेषता, दूसरी शिल्पगत विशेषता। शिल्प को लेकर आप लोग जानते होंगे, पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़े होंगे कि शिल्प का क्या अर्थ होता है। इसको मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ। शिल्पगत विशेषता के अंतर्गत हम भाषा, छंद, इतिवृत्तात्मकता आदि का वर्णन करते हैं। ठीक है, अगली कक्षाओं में मैं फिर मैथिली शरणगुप्त के विषय में मैं जिक्र करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। स्वाध्यायः